पिछली वीडियो में आपने देखा जब देव इंजीनियर नहीं बन पाता तो उसकी गर्लफ्रेंड धोखा देकर दूसरे के साथ शादी कर लेती है और इस बात से देव टूट जाता है। तेजी से बाइक चलाते हुए एक पहाड़ी पर जाता है। पहाड़ी से वह सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त सुसाइड करने का इरादा टाल देता है और अपने दोस्तों को ब्रेकअप की पार्टी देने लगता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपनी गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पाता है और गुस्से में आकर वह अपना हाथ की मुट्ठी बंद करके खिड़की के कांच पर मारता है, जिससे उसके हाथ में खून बहने लगता है। फिर अपने आप को संभालते हुए उसके दिमाग में 50 बीघा बंजर भूमि में गुलाब की खेती करने का विचार आता है। इस वीडियो की पूरी कहानी जानने के लिए पहला पार्ट जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कहानी इससे आगे। कुछ महीने बाद गुलाब के पौधे से फूल निकलने शुरू हो गए। मैं रोज सुबह सूने पौधों को निहारता था। जब उन पौधों से पहला फूल देखा तो मेरी आंखें गुलाब की तरह गुलाबी हो उठी। मैं वहीं पर उछल उछल कर चिल्लाने लगा। मेरे पास फूलों के लिए 3 लाख रुपए के ऑर्डर आ गई। पहला ऑर्डर एक बिजनेसमैन का था जिसका नाम ब्रजेश सिंह ठाकुर था। उन्होंने 1.5 लाख रुपए एडवांस में दिया और 1.5 लाख रुपए बाद में देने का वादा किया। मैंने अपनी पहली कमाई पापा के हाथ पे रख दिया। आज पापा बहुत खुश थे, बता नहीं सकता कितना खुश थे, पर वे बहुत खुश थे। बेटा मैं तेरे साथ हूँ, उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा। उनके मुंह से यह शब्द तपती गर्मी में ठंडी हवा की तरह सुकून दे रही थी। मैं खेत में पानी भर रहा था। मेरे खेत से पानी बहकर दूसरे खेत में जा रहा था। मैं हाथ में फरसा लिए पानी बहने से रोकने के लिए दौड़ा और एक लड़की मेरे से टकरा गई। वह लड़की पानी में भरे खेत में गिर गई। वह गुस्से में लाल होते हुए उठी। वह गीली मिट्टी से पूरी तरह लथपथ थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे कीचड़ में गिरा दिया, उसने चिल्लाया। मैंने अपने हाथ में लगी मिट्टी को उसके माथे पर पहुंचते हुए कहा, यह कीचड़ नहीं मैडम, अपने देश की मिट्टी है। अब देख तू मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, उसने मुझे पानी से भरे खेत में धक्का देते हुए कहा। मैं फिसल कर कीचड़ में गिर गया। मेरे साथ वह लड़की भी गिर पड़ी। वह नाक सिकोड़ते हुए उठकर खड़ी हुई। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, उसने जाते हुए चिल्लाकर कहा। मैं पानी से अपने हाथ पैर धोकर घर आया तो पता चला पलक को बीएचयू में एडमिशन मिल गया। मैं खुशी से भर गया और उसे पकड़कर गोल गोल घुमाने लगा। अगले मंडे जब मैं फूल तोड़वाने खेत गया तो खेत में एक भी फूल नहीं था। मैंने मजदूर को घर जाने के लिए कहा। मैं खेत के एक छोर पर सिर पकड़कर बैठ गया। एक रात में सारे के सारे फूल गायब। यह कैसे हुआ? पापा कितने खुश थे मेरे सक्सेस से, पर मैं तो सक्सेस होने से पहले फ्लॉप हो गया। मैं रोते हुए बड़बड़ा रहा था। फिर मैं सीधे ब्रजेश सिंह ठाकुर के घर गया। बालकनी में खड़ी एक खूबसूरत सी लड़की से मेरी नजरें टकराई। उत्तरी, यह तो वही लड़की है जो उस दिन मुझसे खेत में टकराई थी, मैंने आश्चर्य भरी आवाज में कहा। वह मुझे घूर रही थी। मैंने नजरें नीचे झुका ली। फिर बालकनी पर नजर दौड़ाया तो वह वहां नहीं थी। एक आदमी मुझे हॉल में लेकर गया। अरे तुम, आओ आओ, ऑर्डर से ज्यादा फूल मिल सकता है क्या? ब्रजेश सिंह ठाकुर ने कहा। सर अब एक भी फूल नहीं मिल सकता, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। वाट? सर खेत से सारे फूल चोरी हो गए। क्या मजाक कर रहे हो? मैं आपसे क्यों मजाक करूंगा? ना यकीन हो तो मेरे खेत पर चलकर देख लीजिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे खेत के चक्कर लगाऊं। मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। सर अभी? 2 घंटे में मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ओके, मैंने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। रुको, मेरे पैसे वापस करने के बाद ही यहाँ से जा सकते हो, पर मैं जाऊंगा तभी तो पैसे लेकर आऊंगा। अपने घर फोन करके किसी से पैसे मंगवा लो। मैंने सीढ़ी की तरफ देखा तो वह खूबसूरत सी लड़की होठों पर मुस्कान लिए मुझे घूर रही थी। साक्षी बेटा, इस पर ध्यान रखना, यह कहीं जाने न पाए, ब्रजेश सिंह ठाकुर ने उस लड़की से कहा जो सीढ़ी पर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। ओके पापा, उसने मेरी तरफ आते हुए कहा। आप कहाँ जा रहे हो पापा? तू भूल गई, आज तेरा एंगेजमेंट है और तेरी दीदी की कल शादी है। उसकी शादी का जोड़ा और तेरी सगाई का रिंग लेने जा रहा हूँ, ब्रजेश सिंह ठाकुर ने जाते हुए कहा। जी हाँ मिस्टर देव, जब तक पैसे नहीं चुकाओगे तुम मेरी नजरों के घेरे में रहोगे, उसने मुझे घूरते हुए कहा। साक्षी ने कहा। हाय मिस्टर। मेरा नाम देव है, मैंने कहा। आज तो आपकी सगाई है ना? सगाई तो शाम को है, अभी तो तुम्हें मजा चखाऊंगी। मेरे रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा है, जाकर उन्हें ठीक से रखो, उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा। ओए मैं तेरा नौकर नहीं हूं, जब तक मेरा पैसा नहीं चुकाता तू मेरा नौकर ही है। ओके ओके, तुम्हारा रूम किधर है? हॉल में दौड़ती हुई एक छोटी सी बच्ची से उसने कहा। मिष्टी बेटा, अंकल को मेरा रूम दिखा दो। वह छोटी सी बच्ची मुझे दूसरे फ्लोर वाले रूम में ले गई, जो उस खड़ूस लड़की का रूम था। उसके रूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। बेड पर बिखरे सारे कपड़ों को मैंने अलमारी में रख दिया। खिड़की पर लगे पर्दों को ठीक कर रहा था कि सनी का फोन आ गया।
मैंने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, तू मेरी हेल्प कर सकता है क्या? पर तू है कहाँ? सनी ने पूछा। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ यार। कैसा प्रॉब्लम? उसने पूछा। मैंने उसे सब बस साफ साफ बताया। मेरी प्रॉब्लम सुनने के बाद उसने कहा, तू अपनी प्रॉब्लम अंकल को बता, वही तेरी मदद कर सकते हैं। नहीं यार, मैं पापा को नहीं बता सकता। अभी अभी तो उन्हें मुझ पर यकीन हुआ है और मैं उनका यकीन नहीं तोड़ सकता। वे मुझे लेकर बहुत खुश हैं और मैं उनका खुशी नहीं छीन सकता। यार सच बोलना थोड़ा कठिन है, पर मैं कहूँगा कि तू उन्हें सब सच सच बता दे। सच बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उन्हें बहुत चाहता हूँ, हमेशा उन्हें परेशान किया था, अब खुश देखना चाहता हूँ। आई एम सॉरी यार, मेरे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे पर साक्षी खड़ी थी। मैंने फ़ोन ऑफ करके जेब में रख लिया। वह मुस्कुराते हुए अंदर आई, दरवाजे पर कुंडी लगाकर बड़े रोमांटिक अंदाज में मुझे ताक रही थी। मैं हैरान भरी नज़रों से उसे देख रहा था। वह अपनी निचली होठ को दांतों तले कुचलते हुए दबे पांव मेरी तरफ एक एक कदम को बढ़ा रही थी। उसने कंधे से दुपट्टे को उतार कर मेरी तरफ फेंक दिया। मैं उसके फेंके हुए दुपट्टे को कैच करते हुए बेड पर गिर गया। उसने अपनी बंधे बालों का जूड़ा खोल दिया। मैं बेड से उठकर फर्श पर खड़ा हो गया। उसने अपने कानों का ईयर रिंग्स निकालकर मेरी तरफ फेंका। मैंने उसे कैच करके रिटर्न उसकी तरफ फेंका। वह मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। मैं 2 कदम पीछे खिसक गया। फिर वह 2 कदम मेरी तरफ बढ़ी। उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा। फिर मेरे हाथों को उसने कसकर पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? मुझे जाने दो प्लीज। उसके हाथ से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा। ये पकड़ो और जाकर मेरे बाप के मुंह पर मार आओ। मेरे हाथ में उसने 1.5 लाख रुपए रखकर कहा। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। कैसी गलती? तुम्हारे खेत से सारे फूल मैंने ही तुड़वाए थे। व्हाट? मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया था, पर अब पश्चाताप फील कर रही हूँ। मैं दरवाजे का कुंडी खोलकर बाहर चला आया और सीधा उसके बाप के सामने टेबल पर 1.5 लाख रुपए फेंक कर कहा, आपके पैसे आपको मुबारक हो। मैं दरवाजे तक चलकर गया। सुनो, ब्रजेश सिंह ठाकुर ने चिल्लाया। मैं पलटकर उनके पास वापस आया। मेरे घर पर 2 पार्टी हैं, तुम रुक जाते तो थोड़ा हेल्प हो जाता। ब्रजेश सिंह ठाकुर ने कहा। नहीं सर, मुझे प्लीज रुक जाओ ना, साक्षी ने सीढ़ियों से उतरते हुए मेरी बातों को पूरा होने से पहले कहा। मैं साक्षी को मना नहीं कर पाया और 2 दिन के लिए रुक गया। शाम को मैं तैयार होकर हॉल में आ रहा था तो साक्षी के रूम से उसके चिल्लाने चीखने की आवाज आई। रूम में जाकर देखा तो वह दर्द से करा रही थी। तुम ठीक तो हो ना? मैंने उससे पूछा। मेरे पैर में मोच आ गई है, तुम मुझे हॉल तक छोड़ दोगे प्लीज? पर मैं कैसे? उसने मेरे बात को काटते हुए कहा। देखो, मैं एक भी कदम नहीं चल सकती, हेल्प मी प्लीज। मैं साक्षी को मना नहीं कर पाया। मैं क्या, मेरी जगह कोई और लड़का भी होता तो वह भी उसे मना नहीं कर पाता, क्योंकि वह बहुत क्यूट थी। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। साक्षी को गोद में लेकर जब मैं हॉल में पहुंचा तो सारे लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे कि उन लोगों ने कोई भूत देख लिया हो। मैं एक एक सीढ़ी बहुत संभल कर उतर रहा था। साक्षी की लंबी बाहें मेरे गर्दन पर थीं। लोगों की नज़रें मुझ पर ही गड़ी थीं। मैं उसे लेकर हॉल में आया। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उसने फर्श पर खड़े होते हुए कहा। यह मेरा बॉयफ्रेंड है। यह क्या बकवास कर रही है? मैंने चिल्लाकर कहा। अरे तू तो मुझे भगाने के लिए भी तैयार है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके रिलेशंस के सारे लड़के मुझ पर टूट पड़े। खबरदार जो इसे छुआ भी, साक्षी ने मेरे आगे खड़े होकर कहा। साक्षी के भाई ने एक थप्पड़ खींचकर उसके गाल पर जड़ दिया। उसे धक्का देते हुए मेरे पास आया और उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। मैं तो मजाक कर रही थी, मैं इसे जानती भी नहीं, साक्षी ने चिल्लाकर कहा। उसके भाई ने मेरा कॉलर छोड़ा, तब जाकर मेरी जान में जान आई। साक्षी बड़ी मजाकिया है, मैं इसे बचपन से जानती हूँ, साक्षी के होने वाली सास ने मुस्कुराकर उसे गले लगाते हुए कहा। साक्षी अपने होने वाले हस्बैंड के साथ खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे आंख मार दिया। यह लड़की बहुत डेंजरस है, मैंने उससे आंखें फेरते हुए बड़बड़ाया। इससे बचकर रहना पड़ेगा। रिंग सेरेमनी के बाद खाना खाने गया। उसके भाई ने जबरदस्ती मुझे शराब पिला दिया। मैं छत पर जाकर लेट गया और शराब के नशे में चूर था। साक्षी रात में छत पर लेफ्ट राइट कर रही थी। उसके पायल की शोर से पूरा छत महक रहा था। दूर से आती हुई हल्की नीली रोशनी में उसका चेहरा आफताब की तरह चमक रहा था। मेरे पास से गुजर रही थी और मुझसे टकरा कर मेरे ऊपर गिर गई। तू आ गई, मैं तेरा ही वेट कर रहा था, मैंने उसके गाल पर बिखरे बालों को हटाते हुए कहा। सच्ची? उसने मुस्कुराते हुए कहा। आई लव यू पायल। मेरा नाम साक्षी है, उसने मुझसे दूर जाते हुए कहा।
आई लव यू साक्षी, मैंने उसे अपने ऊपर खींचते हुए कहा। फिर मैंने उसे फर्श पर लेटाकर धीरे धीरे उसके होठों को चूम लिया। फिर वह मेरे सीने पर सिर रखकर सो गई। उसके साथ भी मैं भी सो गया। जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैं उसे अपने बिस्तर पर देखकर हैरान रह गया। दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालते ही रात वाला कांड मेरी आंखों में किसी फिल्मी सीन की तरह घूमने लगी। मैं अपना शर्ट पहनकर नीचे आ गया। बाहर शादी का मंडप सज रही थी। मैं वहां जाकर मंडप बनवाने में उनका मदद करने लगा। साक्षी छत से मुझे आवाज दे रही थी। मैं उसे इग्नोर कर रहा था। हॉल में सजावट के सामान लेने गया। सुनो, तुम साक्षी के साथ मार्केट चले जाओ, ब्रजेश सिंह ठाकुर ने कहा। मैं ना चाहते हुए भी साक्षी के साथ मार्केट गया। उसने 3 लाख का एक रेड कलर का लहंगा सेलेक्ट किया। लहंगे में लगी जरी को वह बहुत ध्यान से देख रही थी और मेरी नजरें उस पर टिकी थीं। उसने मेरी ओर गुस्सैल नजरों से देखा। आई एम सॉरी, उससे मैं नजरें फेरते हुए मैंने कहा। सॉरी? पर किस लिए? उसने लहंगे को फोल्ड करते हुए मेरी तरफ देखकर पूछा। कल रात जो हमारे बीच हुआ वह नहीं होना चाहिए था। देखो, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। जब से हमारे बीच यह किस हुआ है मेरी नींद चैन सब उड़ गया है। मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मुझे खुद से भी नजरें मिलाने में शर्म आ रही है। मैंने एक एक करके सारी बात कह दी। उसके आंखों में ठहरी आंसू नदी की तरह बहने लगी। क्या कहा तुमने? गलती हो गई? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। जब गलती किया तुमने तो सजा मुझे क्यों दे रहे हो? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू, उसने चिल्लाकर कहा। आसपास के लोग हमारी तरफ देखने लगे। वह रोते हुए बाहर चली गई। मैं लहंगा लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। शाम को बारात आने के बाद जयमाला की रस्म में वह रेड कलर का लहंगा पहनकर आई। उसकी नजरें मुझे देख रही थी और मैं उसे देख रहा था। वह बीच बीच में मुझे आंख मार रही थी। इसी बीच पलक का फोन आया। फोन रिसीव करते ही पलक ने कहा, भैया आप कहाँ हो? जल्दी से घर आ जाओ ना। क्या बात है पलक? मैंने पूछा। आप पहले घर आओ, फिर बताती हूँ। ओके, मैं अब आता हूँ। मैं बिना किसी को बताए घर चला आया। कुछ दिनों बाद साक्षी मेरे घर पर आई। मैं बरामदे में बैठा था। तुम यहाँ कैसे? मैंने चौंकते हुए पूछा। अरे यह मेरा ससुराल है, मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसे खींचते हुए छत पर ले गया। ओ मिस्टर हैंडसम, मुझे सुनसान छत पर क्यों लाए हो? कहीं तुम्हारी नीयत में कोई खोट तो नहीं? चुप यार, तुझे किसी ने मेरे साथ देख लिया तो मैं पूरे गांव में बदनाम हो जाऊंगा। आए हाय, तुम डरते हुए कितने स्वीट लगते हो स्वीट हार्ट। मैं टेंशन में हूँ यार, तुझे मजाक सूझ रहा है। कैसा टेंशन? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कर्ज लेकर फूलों की खेती की। अब लोग अपने पैसे मांग रहे हैं, कहाँ से दूं? बाजार में फूलों की अच्छी कीमत भी नहीं मिल रही। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना तुम फूलों का इत्र बनाकर बेचो, अच्छा प्रॉफिट होगा। और तो और, तुम एक वेबसाइट क्रिएट करके विदेशों में भी इत्र सेल करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। यार, क्या जबरदस्त आइडिया है। यह कहते हुए मैंने उसको अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। अचानक छत पर पलक आ गई। मैंने साक्षी को फर्श पर उतारा और उससे 2 कदम पीछे हट गया। ये लड़की कौन है भैया? उसने साक्षी को घूरते हुए पूछा। ये लड़की मेरी फ्रेंड है, मैंने हिचकते हुए जवाब दिया। फ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड हूं मैं इसकी। साक्षी ने मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। झूठ बोल रही है ये, मैंने अपने कंधे को झटकते हुए कहा। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, पलक ने छत पर सूखे कपड़ों को समेटते हुए कहा। ओए तू कहना क्या चाहती है? मैंने उसके पास जाकर पूछा। आपकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है, उसने सीढ़ियों की तरफ भागते हुए कहा। आंखें बड़ी बड़ी करके घूरते हुए मैं साक्षी के करीब आया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, साक्षी ने सीढ़ियों पर सरपट भागते हुए कहा। मैं सनी को ढूंढते ढूंढते उस पुल के पास पहुंचा जहां पर गांव के सारे आवारा लड़के घंटों घंटों गप्पे मारा करते थे। इस पुल पर बैठकर देश दुनिया की बहुत सारी बातें किया करते थे। सनी वहां पर बैठकर देश के नेताओं के टॉपिक पर कुछ लड़कों से शरारत कर रहा था। मोदी सरकार ने जितना विकास किया आज तक किसी ने नहीं किया, सन्नी चिल्लाकर कह रहा था। मोदी सरकार पूरा का पूरा लुटेरा है, बाकी लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे। न सनी उन लोगों के सामने झुकने को तैयार था, न ही वो लोग सनी के सामने झुकने को तैयार थे। मैं बाइक का हॉर्न बजाकर सनी को अपने पास बुलाने के लिए इशारा कर रहा था। सनी मेरे पास दौड़ता हुआ आया। आज बाइक मैं चलाऊंगा, सनी ने आगे वाली सीट से हट जाने के लिए इशारा करते हुए कहा। मैं पीछे वाली सीट पर सरक गया। बाइक स्टार्ट करते हुए उसने कहा, भाई आपको पता है राघव का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, वह बहुत खुश है अपने इस बिजनेस को लेकर। मैं भी राघव की तरह कुछ करना चाहता हूँ। रियली? तू कुछ करना चाहता है?
हाँ भाई, पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना होगा। मेरे पास बिजनेस आइडिया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बिजनेस को शुरू करें। कौन सा बिजनेस? हम इत्र का बिजनेस करेंगे। आधा पैसे तू लगा, आधा पैसे मैं। इस बिजनेस में तो बहुत पैसे लगेंगे। इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तो क्या मेरे घर पे पैसों का पेड़ है? अरे भाई, मैं लोन ले रहा हूँ, तू भी लोन ले ले। बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो सारे पैसे डूब जाएंगे। मैं नहीं करूँगा भाई, यह काम बहुत रिस्की है। तूने तो मैदान में उतरने से पहले ही हार मान लिया। तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, डरपोक। हर गरीब ऐसे ही डरता है, इसीलिए तो वह गरीब होता है, मैंने कहा। सनी ने बाइक रोक दिया और मेरी ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगा। गरीब लोग कभी जिंदगी में रिस्क नहीं उठाते। वे हार, अनसक्सेस के डर के जंजीरों से जकड़े होते हैं। सनी मेरे भाई, अगर सच में तुझे कुछ करना है तो तुझे इस हार जीत, सक्सेस अनसक्सेस के डर से ऊपर उठना होगा, क्योंकि यही डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है, कुछ करने से रोकता है। मैंने उसके कंधे पर रखे हाथ को हटाते हुए कहा, अगर तुम इस बिजनेस के लिए रिस्क उठाने के लिए तैयार है तो कल सुबह 10 बजे राघव के रेस्टोरेंट में मिल लेना। अभी मैं घर जा रहा हूँ, कल 10 बजे याद रखना, मैंने जाते हुए कहा। मैंने साक्षी को फोन करके पूछा, मेरे साथ घूमने चलेगी क्या? तू बाइक लेकर मेरे घर के पीछे वाले पुल पर आ जा और मैं माँ से कोई बहाना करके आती हूँ। मैं उसके घर के पीछे वाले ब्रिज पर आया। वह वहां मुझसे पहले आ चुकी थी। मैंने उसके सामने बाइक रोका। वह बाइक पर बैठी और मैंने बाइक चलाते हुए कहा, तू आज से मेरी फ्रेंड है। सिर्फ फ्रेंड? उसने कहा। बेस्ट फ्रेंड। मैं तो तेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। मैं एकदम चुप सा हो गया। चुप क्यों हो? बोलो ना, बनाओगे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड? तूने कुछ कहा क्या? मैंने उसकी बातों को सुनकर भी अनसुना करते हुए पूछा। कुछ नहीं, उसने गालों पर बिखरी बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। उसके आवाज में मायूसी थी, दर्द थी। दुर्गा माँ के मंदिर के सामने मैंने बाइक रोक दिया। हम दोनों एक साथ मंदिर में एंटर हुए। मैं माँ की भव्य मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़ा था। हे माँ, आज मैं अपने इत्र के बिजनेस की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। यह सारी बातें कहने के बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि साक्षी अपनी दोनों नीली आंखें से मुझे ताक रही थी। अब चलें? मैंने पूछा। 1 मिनट, उसने कहते हुए अपने हैंड पर्स खोली और पर्स में से 500 रुपये का नोट निकाला। मंदिर की दान पेटी में डालने जा रही थी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, दान पेटी में पैसे डालने से कोई फायदा नहीं। यह ना तो गरीब के काम आएगा और न ही भगवान के काम। इसलिए पैसे पर्स में रखो और यहाँ से चलो। यह मंदिर है, तुम्हारे फूलों की खेती नहीं जो मैं फायदा या घाटा देखूं। यह दान है, कोई बिजनेस नहीं। उसने दान की पेटी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं यह नहीं कहता कि दान मत करो, दान दो, पर सही जगह। मैंने उसके हाथों से पैसे छीनते हुए कहा। यह मंदिर है, कोई वेश्याओं की कोठी नहीं है जहां पर दान देना बेकार है। साक्षी ने मेरे हाथों से पैसे छीनकर दान पेटी में डालते हुए कहा। तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही, उसने मंदिर के बाहर निकलते हुए कहा। मुश्किल से मैं मंदिर की दूसरी सीढ़ी पर पहुंचा था कि मेरी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर गई जो ठंड से ठिठुर रही थी। इतने भयंकर ठंड में भी वह सिर्फ एक फटा हुआ फ्रॉक पहन रखी थी। उसके हाथ में एक कटोरा था। आते जाते लोग उस कटोरे में 1-2 रुपए डाल दे रहे थे। मैं बच्ची के पास गया और अपना स्वेटर निकालकर उसको पहना दिया। उसके बगल में एक छोटा सा लड़का भी ठंड से ठिठुर रहा था। मैंने पर्स में से 1000 रुपये निकालकर उस लड़के को देते हुए कहा, बाबू, ठंड बहुत है, मार्केट जाकर एक स्वेटर खरीद लेना। वे दोनों बच्चे मेरे गले लग गए। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा तो साक्षी थी। अभी तक तुम यहीं हो? मैंने खड़े होते हुए पूछा। मैंने मंदिर की दान पेटी में पैसे डालकर गलत किया देव, बल्कि मुझे इन गरीब बच्चों के खाली कटोरे में पैसे डालने चाहिए था, उसने मेरे साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा। मैं और साक्षी करीब 10 बजे राघव के रेस्टोरेंट में पहुंचे तो देखा कि सनी चेयर पर बैठकर अपने मोबाइल में बिजी था। सनी मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पास आया। भाई, मैंने रात भर सोचा, फिर लगा कि आप सही कह रहे हैं और वैसे भी जिंदगी एक ही बार मिलती है और एक जिंदगी में हमें वह सब करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। मैं यह रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ बिजनेस के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, उसने कहा। थैंक्स सनी। थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आपने मुझे जीना सिखाया, मुश्किलों से लड़ना सिखाया। थैंक यू सो मच देव भाई, तू मेरा छोटा भाई है यार, मैंने उसे गले लगाते हुए कहा। यहाँ तो बहुत भीड़ है, साक्षी ने रेस्टोरेंट के एक छोर से लेकर उस छोर तक नजर दौड़ाते हुए कहा। दूसरे फ्लोर के सारे रूम खाली हैं। हम वहां पर अपना बिजनेस प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। वहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सनी ने कहा। हम लोग रूम का लॉक खोलकर अंदर घुसे। मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा, फैक्ट्री ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां पानी और बिजली की पूरी व्यवस्था हो और लेबर भी आसानी से मिल जाए। भाई, फैक्ट्री हमें अपने गांव में लगानी चाहिए।
हमें गांव में लेबर आसानी से मिल जाएंगे और पानी भी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और बिजली कटौती में भी पहले से ज़्यादा सुधार आया है। बिल्कुल राइट, साक्षी ने कहा। हमारे परफ्यूम की खुशबू भी दूसरे परफ्यूम से अलग होनी चाहिए। उसके बोतल का लुक बिल्कुल खूबसूरत व अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैंने कहा, आप टेंशन न लो, मैं आज ही बोतल वाली कंपनी के लिए बोतल के लिए ऑर्डर दे दूंगा। आप बस एक बड़ा मकान किराए पर ले लीजिए, सनी ने कहा। मैं और सनी बात कर रहे थे। साक्षी लैपटॉप पर वेबसाइट बनाने में बिजी थी। कंपनी का नाम कल ही रजिस्टर करवा दो, मैंने सनी से कहा। लो जी, वेबसाइट तो बन गई, साक्षी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। और मैंने इत्र बनाने वाली मशीन और बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर भेज दी है। भाई, मुझे बहुत सारे लेबर इकट्ठे करने हैं, मैं चलता हूँ, सनी ने रूम से निकलते हुए कहा। मेरी नज़रें लैपटॉप में उलझी थीं। जब लैपटॉप से सिर ऊपर उठाया तो मेरी आंखें उसकी आंखों से जा टकराईं। साक्षी होठों पर जीभ फिराते हुए मेरी तरफ आ रही थी। उसके रोमांटिक अंदाज को देखकर मैं उठ खड़ा हुआ। वह एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ा रही थी और मैं एक एक कदम पीछे सरक रहा था। मैं दीवार के पास आकर ठहर गया क्योंकि आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं था। वह करीब आई, बाहों में बाहें डालकर मुझसे नजरें मिलाते हुए कहा, कोई इतना अनरोमांटिक कैसे हो सकता है? मतलब, मैंने उससे पूछा। मुझे सब पता है कि तुम उस लड़की से दीवानों की तरह प्यार करते थे, उसके घंटों घंटों तक इंतजार करते थे। तुम्हारे बारे में मुझे सनी ने सब कुछ बताया था। क्या वह इतनी खूबसूरत थी? उसने अपनी नाक से मेरे नाक को टच करते हुए पूछा। वह हद से ज्यादा खूबसूरत थी, बट तुमसे ज्यादा नहीं। सच? मेरे होठों पर उंगली फिराते हुए उसने कहा। मैंने मुंडी हिलाकर हाँ में इशारा किया। दोस्तों, इससे आगे की कहानी सुनने के लिए हमारा अगले पार्ट का इंतजार करें। आज की कहानी में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी कहानी के तीसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।